वेलकम आप दोनों को भी मैम। सरोज शर्मा मैम जी चेयरपर्सन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग की। नमस्ते मैम, वेलकम। नमस्कार। और उषा शर्मा मैम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं एनसीईआरटी से। नमस्ते मैम, वेलकम। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज मैम, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आप आपसे मैं पूछना चाहूंगा मैम कि आपका ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ जर्नी कैसे शुरू हुआ? आपने एजुकेशन फील्ड जो है वो कैसे चुना और आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? मुझे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। और भाषा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। जहाँ तक शिक्षा के बारे में आपने पूछा है, तो मैं विशेषतया शिक्षक शिक्षा से अभी तक जुड़ी हुई थी। और मेरा एक शुरू से ही आग्रह रहा था कि मैं कुछ विशिष्ट क्षेत्र में बहुत अंदर तक जाके अध्ययन करूं। तो प्राचीन भारतीय विज्ञान पे मेरा एक विशिष्ट अध्ययन है और बहुत गहराई से मैंने उस पे अध्ययन किया। मेरा शोध भी उस पे था, प्राचीन भारतीय विज्ञान पे। हालांकि मैंने एमएससी बॉटनी में किया है। और जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, षड दर्शन, आप देखेंगे तो वो विज्ञान और साथ ही साथ दर्शन का मिला जुला रूप है। तो एक रुचि जागृत हुई, और क्योंकि एक लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी है, तो बीएड करना आवश्यक भी था, एमएड करना भी आवश्यक था कि कहीं ना कहीं आप एसोसिएट हो और करें। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं आई और मेरा इसमें एक रुचि मेरी होती गई, और मैं फिर इसमें प्रारंभिक मेरा छत्तीसगढ़ में हुआ। वहां पे उस समय वो मध्य प्रदेश था। जी। अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक एफिलेटेड कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया, बीए और एमए एजुकेशन को। और साथ ही बीएड वहां पे फिर लेकर आई। विश्वविद्यालय ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि मैं ऑनलाइन मोड में बीएड वहां शुरू करूं, डिस्टेंस मोड में। जी। सॉरी, ऑनलाइन, उस समय ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी। जी। तो धीरे धीरे फिर इसी में आई। उसके बाद दिल्ली आना हुआ वर्ष 2000 में। और जी। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के एक एफिलेटेड कॉलेज में प्रिंसिपल थी। और उसके बाद विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में एज प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया। तो एक तरीके से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में ही मेरा विशिष्ट रूप से कार्य रहा है। जी। हालांकि शिक्षक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विभिन्न भाग भी होते हैं। जैसे उषा जी एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या उसके बहुत सारे भाग, स्पेशल एजुकेशन, ये सब हम एक विशिष्ट रूप से भी पढ़ते हैं। सामान्यतः शिक्षा प्रशासन मेरा स्पेशलाइजेशन है। और जी। जब मैं डीन थी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में, तो मैंने स्पेशल एजुकेशन दो तीन कॉलेजेस में को मोटिवेट किया कि वो शुरू करें। इसी तरीके से लीडरशिप का कोर्स भी वहां शुरू किया, एजुकेशनल लीडरशिप का। और चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्योंकि दिल्ली में हमारा विश्वविद्यालय जो है उससे एफिलेटेड 25 कॉलेजेस हैं जो जनरल बीएड के की पढ़ाई करवाते हैं। हमने बीएड स्पेशल एजुकेशन भी, जब मैं थी तो ये लॉन्च किया हमने। तो इस तरीके से एक शिक्षक शिक्षा में ही रहा। दिसंबर में मुझे भारत सरकार की तरफ से दायित्व दिया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में मैं काम करूं एज चेयरपर्सन, अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा, हालांकि देखिए, जो मैं शिक्षक शिक्षा की बात कर रही हूँ उसमें हम स्कूलों से बहुत हद तक जुड़े हुए थे, क्योंकि हम जो शिक्षक तैयार करते हैं वो विद्यालयों में ही जाते थे, वहां पे टीचिंग करते थे, इंटर्नशिप करते थे और बाद में हम उनको भेजते थे। तो ये दोनों ही जुड़े हुए हैं, शिक्षक शिक्षा और स्कूली शिक्षा। तो बस यही मेरा सफर रहा। और उच्च शिक्षा, और अब मैं विद्यालय शिक्षा में नेतृत्व प्रदान कर रही हूँ। तो ये मेरा एक जर्नी है पिछले 25 वर्षों का, 26 वर्षों का। जी। जी। काफी बढ़िया मैम। सुन के काफी इंस्पिरेशन मिलता है। एक सेक्टर से जुड़ा हुआ होना इतने साल के लिए। आजकल हम जो होते हैं मोस्टली सेक्टर चेंज करते हैं। काफी कुछ जॉब हॉपिंग होती है, लेकिन एक सेक्टर से जुड़ा हुआ होना इतने टाइम तक, ये सच में एक अचीवमेंट है। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए चेयरपर्सन फॉर एनआईओएस। जी। मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स इन स्कूल्स। ठीक है। जी। जी। अ, इसके तहत एनआईओएस का भी काफी काम चलता है। हम थोड़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन उसके पहले मैम, एनआईओएस, ठीक है, हमें पता है कि सीबीएसई एक बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है,
करेक्ट, वेरियस स्टेट बोर्ड्स हैं, आईसीएसई बोर्ड्स हैं, वैसे ही उसी स्तर पे एनआईओएस है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपडेट करना चाहूंगी। देश में इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पे दो ही सरकारी बोर्ड हैं। जी। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और आपने जिस आईसीएसई की बात की है वो एक अलग मैंडेट है उसका, वो सरकारी नहीं है। गवर्नमेंट के तौर पे बस दो बोर्ड हैं, सीबीएसई और एनआईओएस। सीबीएसई कन्वेंशनल मोड की टीचिंग करता है, आप सभी जानते हैं। एनआईओएस डिस्टेंस मोड पे दुनिया की सर्वाधिक स्कूली बच्चों को, दुनिया के सर्वाधिक स्कूली बच्चों को कैटर करता है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूलिंग सिस्टम इन ओपन मोड, ओपन एंड डिस्टेंस मोड। बाकी जो स्टेट बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, हर राज्य में उनका अपना बोर्ड होता है। राष्ट्रीय स्तर पे दो बोर्ड हैं। आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एनआईओएस की भूमिका किस तरीके से ड्रॉप आउट को करें या सर्व शिक्षा अभियान के बाद किस तरीके से करें, तो एनआईओएस की स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुई थी। सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई 80 के दशक में, तो इसमें हमारा मैंडेट था एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। जो प्रौढ़ लोग हैं समाज के, जिनकी शिक्षा नहीं हो पाई है, जी। उनको हम किस तरीके से शिक्षित करें। धीरे धीरे इसको एक बोर्ड का रूप दिया गया। एक ये सोसाइटी थी, बाद में ये बोर्ड हुआ, और ये देखा गया कि न सिर्फ प्रौढ़, क्योंकि ओपन बेसिक एजुकेशन इसका शुरुआती था। जो अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें 3+5 वाला जो मैंडेट है, एनआईओएस में बहुत पहले से ही था, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करना। बाद में इसको बोर्ड का इक्विवेलेंस दिया गया, बोर्ड बना दिया गया। और डिस्टेंस मोड में जिस तरीके से हायर एजुकेशन इग्नू कैटर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से स्कूल एजुकेशन जो है एनआईओएस कैटर करता है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट ओपन स्कूल भी हैं विभिन्न राज्यों में। वो उन राज्य को देखते हैं, जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बात होती है। उषा जी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में है। जी। उसी तरीके से विभिन्न राज्यों में एससीईआरटी होते हैं। शायद ये समझने में आसानी हो कि एनआईओएस एक राष्ट्रीय बोर्ड है, उसी तरीके से स्टेट बोर्ड्स भी हैं जो स्टेट से गवर्न होते हैं। और हम मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन जो भारत सरकार का है, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है दो भागों में विभाजित है। एक हायर एजुकेशन का है और दूसरा स्कूल एजुकेशन से है, लिटरेसी से है। तो एनआईओएस सीबीएसई स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड राष्ट्रीय बोर्ड है। ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगी। जी जी, थैंक यू मैम। मैम, एनआईओएस का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं ड्रॉप आउट रेट्स के तरफ जाऊंगा, वापस उसके बारे में पूछूंगा, लेकिन एनआईओएस के बारे में उतनी जानकारी मुझे नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा बता पाएंगी कि एनआईओएस का जो एक्सपीरियंस होता है, ओवरऑल पढ़ाई कैसे होती है, या फिर समझो अभी एक बच्चा जो है वो समझो किसी कारणवश उसको ड्रॉप आउट होना पड़ा, ठीक है, जी। उसको उसको एनआईओएस के बारे में पता चला, आपने रीच आउट किया या फिर उसको पता चला, what happens next? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एनआईओएस में तीन स्तर पे शिक्षा होती है। एक मैंने जो आपको बताया ओपन बेसिक एजुकेशन, जो सबसे शुरू में था प्रौढ़ शिक्षा के लिए, लेकिन अब वो सामान्य बच्चों के लिए है, जिसमें हम एनजीओज के द्वारा, पूरे देश में विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके द्वारा हम 8वीं तक का इक्विवेलेंस देते हैं। वो पढ़ाते हैं, हम परीक्षा लेते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। ये ओपन बेसिक एजुकेशन हुआ 8वीं तक का। एलिमेंट्री लेवल जिसको आम तौर पे कहते हैं, जैसे रेगुलर स्कूलिंग में। उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्कूल है, जैसे 10th बोर्ड सीबीएसई का होता है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी हमारा तीसरा स्तर है। एक जो चौथा स्तर है हमारा वोकेशनल कोर्सेज का है। वोकेशनल हमारे पास, आपको जान के आश्चर्य होगा, 103 कोर्स हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज हैं। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफी चीजें जो एनआईओएस में बहुत पहले से हैं, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल रही है। हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्स और कन्वेंशनल कोर्सेज के बीच में कोई डिमार्केशन नहीं है। दूसरा, अभी जो डिफ्यूजन ऑफ स्ट्रीम्स की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है कि कोई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम नहीं होगा, कोई भी बच्चा कोई भी विषय ले सकता है। एनआईओएस में पिछले 2 दशकों से ये स्थिति है। अगर कोई बच्चा विज्ञान लेता है, फिजिक्स लेता है, तो उसके साथ वो हिंदी ले सकता है, म्यूजिक ले सकता है, क्राफ्ट ले सकता है,
कोई भी एनिमल हस्बेंड्री ले सकता है, हॉर्टिकल्चर ले सकता है। तो कोई भी 103 वोकेशनल कोर्सेज में से कोई एक वोकेशनल कोर्स ले सकता है, कोई एक भाषा ले सकता है, फिजिक्स ले सकता है, उसके साथ इतिहास ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे हमारे यहाँ कोई भी विषय को बांधने की व्यवस्था नहीं है। कोई भी बच्चा कोई भी विषय, चाहे वोकेशनल हो या कन्वेंशनल कोर्स हो, ले सकता है। आपकी का जो प्रश्न है उस पे मैं अब तक आती हूँ। ओपन बेसिक एजुकेशन 8वीं तक हो गया, उसके बाद सेकेंडरी हो गया और सीनियर सेकेंडरी हो गया। हम ओपन बेसिक एजुकेशन हमने छोड़ा हुआ है एनजीओस पे या दूसरी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत डीएवी स्कूल है, रामकृष्ण मिशन है, या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे पौंडीचेरी में अरविंदो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमसे ले सकते हैं एक्रीडेशन, और वो चलाते भी हैं। विद्या भारती एक बहुत अच्छी संस्था है, उनके हमसे स्कूल हैं पूरे भारत में, उन्होंने ओपन बेसिक एजुकेशन लिया है। लेकिन क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पे बोर्ड हैं, तो 10th और 12th सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सारा कोर्स कंटेंट हम तैयार करते हैं, हम ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम हम करते हैं, और उसके अलावा परीक्षा हम करते हैं और एक्रीडेशन भी हम करते हैं। तो आप जिस बात कह रहे हैं कि एक एक तरीके से समाज के जो अंतिम बच्चे तक, वंचित वर्ग तक पहुंचना, हमारी फीस बहुत नॉर्मल है, बहुत कम फीस में, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे, मान लीजिए वहां पे स्कूल नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या बहुत गरीब बच्चे जिनके माँ बाप स्कूलिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उस तरीके के बच्चे। उसके अलावा आजकल आईआईटी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो इधर उधर कोचिंग संस्थान में भी रहते हैं, उनको एक फॉर्मल स्कूलिंग भी चाहिए। तो वो सीबीएसई में मान लीजिए के स्कूल में वो रेगुलर क्लासरूम में नहीं जा पा रहे, तो वो भी एनआईओएस में एडमिशन लेते हैं, जो आईआईटी है या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके के। तो एक अलग अलग डोमेन्स के बच्चे हमारे पास आते हैं। और निश्चित रूप से प्रौढ़ों की संख्या थोड़ी कम है, शुरू में प्रौढ़ शिक्षा के लिए हुआ था, लेकिन अब हमारे पास पूरे भारत से और हमारे पूरे देश में 28 रीजनल सेंटर हैं, जो कि लद्दाख में भी है, हमारे जम्मू से लेकर अंडमान निकोबार तक हमारा सेल है, शिलोंग में हमारा सेल है, और जो डिफरेंट सेल्स है हर स्टेट में हमारा रीजनल सेंटर है, वहां पे हम अपनी व्यवस्था को देखते हैं। उसके अलावा 9 विदेशों में भी 9 जगहों पे हमारे हमारे सेंटर हैं, स्टडी सेंटर, जो हमने इन देशों से एमओयू साइन किया है। अभी हमने मॉरिशस से बात की है, इसके अलावा न्यूजीलैंड और न्यू जर्सी, इन दोनों देशों में हमारी बात चल रही है। मालदीव के शिक्षा मंत्री का कल आया था, तो वहां पे भी वो एनआईओएस का स्टडी सेंटर लागू करना चाहते हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके के बच्चों को हम कैटर करते हैं, तो फर्क बस यही हुआ कि सीबीएसई में जो बच्चे होते हैं वो रेगुलर मोड में उनको रोज जाना पड़ता है, मगर एनआईओएस में क्योंकि ये ओपन एंड डिस्टेंस मोड का है, हमारी किताबें वो लेते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल हमारे वेबसाइट पे है, उससे भी वो ले लेते हैं। और उसके अलावा हम साल में, हमारा एक बहुत ही ओपन सिस्टम है, साल भर हम एडमिशन लेते हैं, और साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं हमारी, जो नॉर्मल स्ट्रीम है, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए, एनआईओएस में बहुत पहले से साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, एक मई में होता है, एक नवंबर में होता है। और बच्चे हमारे 24 आवर्स एडमिशन, कभी भी सालों प्रक्रिया चलती है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की। जब ये बोर्ड की परीक्षाएं हमारी चलती हैं, उस समय हम ऑन डिमांड बंद कर देते हैं, लेकिन वर्ष भर ये प्रक्रिया चलती है। बच्चे हमारे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, और उनको हम विशिष्ट क्षेत्रों में, जो हमारे रीजनल सेंटर हैं, वहां पे हम उनकी व्यवस्था करते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम, अपनी मर्जी से वो परीक्षा देते हैं, अपना चयन करते हैं, और उनको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 5 साल के अंतराल में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कर ले, इस तरीके की व्यवस्था इन बच्चों को मिलती है। तो एक और चीज, एडमिशन हमारा ऑनलाइन है, फीस हमारा ऑनलाइन है, परीक्षाएं हमारी बेशक ऑफलाइन होती हैं, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में एक डिजिटल डिवाइड है, तो वहां तक इस तरीके से अभी हम उतने नहीं सक्षम हुए हैं, इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राइबल एरिया है, रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे मैंने आपसे कहा लद्दाख में बर्फीली इलाके हैं। तो इन पूरे भारत में परीक्षा करवाना
ये तो अभी ऑफलाइन में है, लेकिन हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही हम ऑनलाइन परीक्षाएं भी शुरू करेंगे और अपने बच्चों को चॉइस देंगे। तो ये आप जिस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके के बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ एक तो बोर्ड ओपन बेसिक एजुकेशन हुआ प्राथमिक स्तर पे, दूसरा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हुए। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप ड्रॉप आउट रेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बड़ा ही आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रेडिट बैंक की बात कर रही है। हमारे यहाँ ये बहुत पहले से है। सीबीएसई में कोई बच्चा अगर उत्तीर्ण नहीं हो पाया तो उसका साल बेकार नहीं जाए, वो हमारे यहाँ एनरोलमेंट करवा सकता है। या सीबीएसई में उसने 5 विषय लिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो चाहता है कि उसको पायलट बनना है या उसको आगे एमसीए और बीसीए करना है, तो उसे अगर फिजिक्स पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है या कोई भी विषय पढ़ना है, तो उन 5 विषयों के अलावा भी वो एनआईओएस में एनरोल करा सकता है। स्ट्रीम 3 में उसने एनरोल कराया और ऑन डिमांड हम एग्जाम करते हैं और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो अब और उसका जो रिजल्ट है, उसका साल बर्बाद नहीं होता। अगर कोई बच्चा फेल हो गया है और वो दोबारा एग्जाम देना चाहता है एनआईओएस में एडमिशन लेके, वो अगर पास हो गया, अच्छे से नंबर आ गए, तो वो उसका साल बेकार नहीं हुआ, वो पास हो गया। उसके अलावा उन विषयों के अलावा भी अगर वो स्पेशल कोई सब्जेक्ट में 12th करना चाहता है, 10th करना चाहता है, तो उसका भी हमारे यहाँ प्रोविजन है। ड्रॉप आउट्स में एक ये बहुत बड़ा खास कारण है। और मैं आपको बताऊं, हमारे पास 9 जनवरी को, जनवरी के दूसरे सप्ताह में शिक्षा मंत्रालय से एक पत्र आया था कि पूरे भारत के जितने भी ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं सीबीएसई और इसके अलावा अन्य राज्यों के स्टेट बोर्ड्स के, उनको एनआईओएस कैटर करे। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से हम उनका एनरोलमेंट करवाएं, कैसे, क्योंकि ऑन डिमांड परीक्षा भी बहुत आसान नहीं है, हमें पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। और ऑन डिमांड परीक्षा की एक जो खास बात आपको मैं बताऊं, ऑन डिमांड परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पत्र होता है वो सेंटर में कंप्यूटर के द्वारा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे एनरोलमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, फीस भी, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना है, फीस भी ऑनलाइन देते हैं। और परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले कंप्यूटर के द्वारा प्रश्न पत्र जनरेट होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, कंप्यूटर हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र चुनता है। ये एक विशिष्टता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की। और उसके बाद फिर उसका इवैल्यूएशन होता है। तो पूरे भारत के ड्रॉप आउट्स को कैटर करने की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को मिली है और हम इस दिशा में प्रयास कर भी रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ी बात की गई है कि ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप आउट्स को हम कैटर करें। जैसे भारत में कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, उन्होंने कक्षा 3 तक, कक्षा 4 के बाद छोड़ दिया पढ़ना। दूसरा, अभी जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो सबसे पहला स्तर था, आंगनवाड़ी और बालवाड़ी, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने को कहा गया है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान में पहले 6 से 14 वर्ष था, अब 3 वर्ष की अवस्था से उनको सर्व शिक्षा अभियान में लाया गया है, जो जिसको समग्र शिक्षा हुआ। और अब आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को एडुकेट करना, इसमें आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, इन सभी का रोल है। और इसमें भी हमें मैंडेट, जैसे उषा जी एनसीईआरटी में है, तो ये लोग इसके लिए भी करिकुलम तैयार कर रहे हैं और हमें ये मैंडेट मिला है या मिले पूरी तरीके से ऑफिशियली तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसमें एक हमारा काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। हम भी इसमें जुड़े हुए हैं कि कैसे हम इसको ट्रांजैक्ट करें ऑनलाइन मोडालिटीज में। आंगनवाड़ी और बालवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, उनको हम कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से हम पहुंचे समाज के उस तबके तक जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिल सके, लोगों को एनरोलमेंट बढ़ सके और हमारा लिटरेसी रेट बढ़ सके। जी 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 मैम, आपने अभी कहा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है जी, एक्सेसिबिलिटी या फिर उन तक पहुंचना, वो अवेयरनेस क्रिएट कराना, क्या ये एनआईओएस के परव्यू ऑफ थिंग्स या फिर स्कोप में ये चीज आती है कि एनआईओएस एज एन इंस्टीट्यूशन हैज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द पीपल? क्या ये भी आपका एक रोल होता है? निश्चित रूप से। देखिए, हम एनआईओएस एक इंस्टीट्यूशन तो है ही, एनआईओएस एक बोर्ड है। एनआईओएस का मैंडेट सीबीएसई, जैसे एनसीईआरटी करिकुलम बनाता है और सीबीएसई एक बोर्ड है, एनआईओएस ये दोनों काम करता है। एनआईओएस अपना करिकुलम भी बनाता है, एनआईओएस परीक्षा भी करता है, एनआईओएस
सर्टिफिकेशन भी करता है एक बोर्ड के रूप में। एनआईओएस में एक रिसर्च सेल भी है। दूसरा, हम टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं, हमारे यहाँ डीएलएड भी है, योगा टीचर्स की भी हम ट्रेनिंग करते हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी देते हैं, और हमारे कोर्सेज आईटीआई के इक्विवेलेंट भी हैं, जैसे मैंने आपको बोला बहुत तरीके। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। आपका प्रश्न ये है कि एनआईओएस इसमें प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहा है। तो इसमें हमारे यहाँ एक कैंपेनिंग अभी मैंने अपने रीजनल सेंटर्स को बोला है कि हम किस तरीके से, हमने एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है कि हम किस तरीके से ज्यादा लोगों को जोड़ें। तो हर रीजनल सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया कि 28 सेंटर्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक्शन प्लान दिया है कि कैसे वो समाज से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स लें, किस तरीके से वो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी तक पहुंचे और वहां के बच्चों को पढ़ाने की बात करें, ड्रॉप आउट्स को पढ़ाने की बात करें। उसके साथ साथ मान लीजिए जो स्कूलों में नहीं भी जा रहे हैं बच्चे, उनको हम जोड़ें। ट्रांसजेंडर्स के लिए हमने मुहिम चलाई है। हमने जो दूसरे ग्रामीण बच्चे हैं जो स्कूलों तक नहीं जा पाते हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया है एलिमेंट्री लेवल, वो प्राथमिक स्तर पे। और उसके बाद मैंने कहा ओपन बेसिक एजुकेशन जो कक्षा 8 है, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि 8वीं तक तो बच्चों ने पढ़ लिया सर्व शिक्षा अभियान में या बहुत सारी चीजों में यही हुआ, उसके बाद माता पिता ने उनको आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा जी। अपनी उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस समय एनआईओएस उनके लिए एक बून का काम करता है। वो बिना विद्यालय में जाए एनरोलमेंट एनआईओएस में करा सकते हैं। हम उनको घर में पुस्तकें भेजते हैं, वो पढ़ें। और पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम होते हैं हमारे साल में 2 बार। उस पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम में वो जाके अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। उनकी काउंसलिंग भी होती है स्कूलों से, क्योंकि ये सीबीएसई स्कूलों में ये स्टडी सेंटर होते हैं 10th और 12th वाले। तो वहां पे जाके वो अपने पढ़ाई करते हैं, पूछते हैं काउंसलर से, और उसके बाद उनकी साल में परीक्षाएं होती हैं। तो ओपन एंड डिस्टेंस मोड में एजुकेशन में एनआईओएस ये काम कर रहा है। प्रचार प्रसार में आपने बात की, तो प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल एक है, जैसे स्वयं पोर्टल था उसी तरीके से स्वयं प्रभा टीचर एजुकेशन के लिए था। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें हमारे में हम हैं। हमारा 2 चैनल है, जो डीटीएच चैनल है जो डिश टीवी से जुड़ा हुआ है, जियो टीवी से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा कम्युनिटी रेडियो है हमारा। इंटरनेट पे हमारा रेडियो वाहिनी है, मुक्त रेडियो वाहिनी जिसको कहते हैं। तो रेडियो और टेलीविजन दोनों माध्यमों से हम पढ़ाते हैं। और जो कोविड का समय था पिछले साल से अभी तक का, आपको आश्चर्य होगा कि जो न केवल एनआईओएस के बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि एनआईओएस दुनिया की सर्वाधिक बच्चों को ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में पढ़ाने वाली है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दुनिया के बच्चे हैं डिस्टेंस मोड में एनरोल्ड। तो हमारे बोर्ड के अलावा सीबीएसई के बच्चे, इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड के बच्चे, उनके लिए भी हमारे ये चैनल बहुत लाभदायक रहे। रेडियो के प्रोग्राम बहुत लाभदायक रहे कोविड पीरियड में पिछले साल। और हर दिन हमारे यहाँ 50,000 के करीब व्यूवरशिप रही। पिछले मार्च का मैं ये डेटा बता रही हूँ। 10th का 12th का वोकेशनल कोर्स। और एक जो महत्वपूर्ण बात रही, हमने डेफ बच्चों के लिए जो नहीं सुन सकते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज में भी 1 घंटे का अभी भी होता है। आप अगर देखें प्रधानमंत्री विद्या चैनल, तो हमारा 1 घंटे, हम 8 घंटे का प्रसारण रोज करते हैं अपने स्टूडियो से। उसमें 6 घंटे का 10th और 12th के लिए होता है, 10वीं और 12वीं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए। 1 घंटे का कार्यक्रम रोज साइन लैंग्वेज में होता है डेफ बच्चों के लिए। और 1 घंटे का कार्यक्रम रोज वोकेशनल कोर्सेज का होता है, जो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज हम कराते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए, वोकेशनल कोर्सेज उसका होता है। तो निश्चित रूप से समाज में हम जुड़ते हैं, हमारी बातें पहुंचती हैं लोगों तक। और न केवल एनआईओएस, सारे देश के बच्चों के लिए, विशेषकर आज की परिस्थितियां जब लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारी ये चैनल बहुत लोगों को, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। दीक्षा पोर्टल पे हमारे वीडियोस हैं, हमारे ऑडियोज हैं भारत सरकार के।
तो वो NIOS ने उनको दिया है, साइन लैंग्वेज में हमने उनको दिया हुआ है। तो ये सभी के लिए बहुत लाभदायक हो रहा है, और एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है इनकी वजह से, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं विशेष कारणों से, क्योंकि जितने भी सर्व शिक्षा अभियान के बाद 8वीं तक तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गई, उसके बाद बच्चों के लिए एजुकेशन अफोर्ड करवाना कभी कभी फाइनेंशियली दिक्कत होती है परिवार में। कभी कभी क्या, आमतौर पे जो परिवार रूरल सेक्टर में है, बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, दूर जाना पड़ता है जी थोड़े से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए, हम तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो स्कूलों में भेजें। अचानक से वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद से उनका उनकी जो पढ़ाई है वो छूट जाती है, जी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो NIOS में सोचते हैं कि हम अपनी सुविधा अनुसार हम पढ़ाई करें, तो एनरोलमेंट इसीलिए बढ़ता है। और हमारा NIOS का भी हमारे रीजनल सेंटर के थ्रू बहुत योगदान रहता है एनरोलमेंट बढ़ाने में। जी जी जी। आपने अभी मैम कुछ कारणों के बारे में बात किया कि जिस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, राइट। आपने उनका इनकम लेवल भी होता है, राइट, मोस्टली इनकम लेवल, और दूसरा एक और फैक्टर जो है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम्म। इन दोनों के बारे में रिपोर्ट्स में भी बात की गई है। तो जैसे ये इनकम लेवल अगर है, आप अगर रीच आउट भी कर रही हैं मैम, ठीक है, हम्म। और समझे उस फैमिली को जरूरत है कि उसका बच्चा काम करे क्योंकि घर में इनकम ही है नहीं, ठीक है, जी। तो कोई कोई स्टेट्स में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि जहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट किया जाता है पैसों का, एक मिनिमम अमाउंट भी होता है हम्म। कि आप हम्म। बच्चों बच्चों को आप भेजे स्कूल में, हम आपके इसमें डिपॉजिट करते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो क्या हम्म। ऐसी सुविधाएं वर्क करती हैं एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए? देखिए, जनरल स्कूलिंग में मैं दिल्ली की बात करूंगी। यहाँ पे दिल्ली सरकार का एक लाडली स्कीम है। हम्म, उसमें ये है कि वो ये लाडली, पहले ये होता था कि गर्भ में ही बालिकाओं को मार दिया जाता था, जी उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता था। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत पहले ये स्कीम है, अभी की, ये पिछले 4-5 वर्षों की नहीं है। ओके, तो उस समय ये स्कीम लाया गया जिससे पेरेंट्स को, लेकिन उसमें ये होता है कि जो बालिकाएं हैं उनका अस्पताल में उनका जन्म हुआ है, ये प्रमाण पत्र देना जरूरी होता था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हॉस्पिटल में नहीं जाती थी और कई बार लड़कियों की मृत्यु हो जाती थी, बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जन्म देते वक्त माताओं की भी मृत्यु हो जाती थी। तो लाडली स्कीम इसलिए लाया गया कि एक तो बालिकाओं को लोग मारेंगे नहीं, क्योंकि जी उनको शिक्षा मुफ्त में मिलेगी, जी उनको स्कॉलरशिप का प्रोविजन है, स्कॉलरशिप नहीं, एक मुश्त उनको दिया जाता है पैसा, और ये उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। बस एक शर्त होती है कि वो अस्पताल में उनका जन्म हुआ है उन बालिकाओं का, और जब वो 18 वर्ष की होती हैं तो उनको एक बड़े अमाउंट, शायद 3 लाख, एकदम से मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ कि जी कितना है, लेकिन शायद 3 लाख का अमाउंट है जो उनको 18 वर्ष के होने पे मिलता है। थोड़ा सा देखिए, मैं इसमें और कहना चाहूंगी कि इससे फायदा तो जरूर हुआ है, लोगों ने बालिकाओं को स्कूलों में भेजना शुरू किया है, सरकारी स्कूलों में, जिससे उनकी पढ़ाई भी हो जाए, उनको पैसा भी मिले। जी मगर जब ये पैसा मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आगे वो पढ़ाई करेंगी ही कि नहीं करेंगी। जी ज्यादातर ये होता है या तो घर के कामों के लिए माता पिता ने गरीबी में यूज कर लिया, या फिर उनकी शादी कर दी बालिकाओं की। तो ये भी हमें एक स्टैटिस्टिक्स इसमें डेवलप होना चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए कि जो लाडली स्कीम में बालिकाओं को मिला है पैसा, जी उसका आगे क्या यूज हुआ। निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है, जैसे छत्तीसगढ़ में मीना एक प्रोजेक्ट है, यूनिसेफ का ये प्रोजेक्ट है, मैं भी इससे बहुत पहले जुड़ी हुई थी। तो उसमें भी यही था कि बालिकाओं की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की योजना थी, माँ बाप को उनको बहुत अवेयर कराना था कि आप बालिकाओं को स्कूल में भेजिए। और निश्चित रूप से इसमें हर स्टेट में बहुत सारे ऐसे स्कीम चल रहे हैं, तो वो बालिकाओं के एनरोलमेंट में लोगों में अवेयरनेस भी आई है, लोग स्कूलों में भेज भी रहे हैं, और बालिकाएं बहुत अच्छा एकेडमिकली अपना प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो आप इस तरीके के स्कीम से अवेयरनेस तो निश्चित रूप से बढ़ती है और एनरोलमेंट भी बढ़ता है। जी जी। मैम तो जैसे समझिए अगर किसी स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है, तो हम्म। स्कूल के पास तो वो डेटा होता ही है कि ठीक है अभी मेरा बच्चा ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो ये हम्म। बच्चा अभी ड्रॉप आउट कर गया। तो क्या गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, क्या हम्म। ऐसा डेटा आपके साथ शेयर करते हैं एनआईओएस के साथ? देखिए, हमने जो आपसे मैं बात करी थी कि स्ट्रीम 3 में
उनका क्रेडिट जो होता है वो हम ले लेते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर जो होता है, उनके दो सब्जेक्ट, मान लीजिए वो दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हम एनआईओएस से एग्जाम दे दें, तो उनके दो तीन सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ से ले लें और दो सब्जेक्ट हम उनके चुन लेंगे और हमारे यहाँ उनका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है, हम अपने हिसाब से उनके नंबरों को क्रेडिट कर देते हैं। वो तो निश्चित रूप से ही है। मैंने अभी जिस पत्र की बात करी कि हमें ये मैंडेट मिला है कि पूरे भारत के ड्रॉप आउट्स को हम कैटर करें, तो ये डेटा अभी तो शायद नहीं है, लेकिन हमें परसों ही एक गुजरात सरकार से समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक हमें पत्र मिला है कि गुजरात राज्य के जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा का प्रबंध किस तरीके से कर सकते हैं, उस पे मिला है, तो उस पे भी काम चल रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां पर भी हमें ये मैंडेट मिला है कि हम उनके बच्चों को आगे पढ़ाएं। लद्दाख से एक पत्र मिला है, जम्मू कश्मीर से मिला है, असम से हमें पत्र मिला है, असम में टीचर्स को ट्रेन करने के लिए हमें पत्र मिला है, कश्मीर में टीचर। तो इस तरीके की चीजें हैं। निश्चित रूप से ड्रॉप आउट्स को हमारे पास कोई ऐसा अभी डेटा है नहीं और कोई जरूरत भी नहीं थी, हमारे पास अपने आप आते थे, लेकिन अब क्योंकि मैंडेट एक मूर्त रूप में आ रहा है तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे पास एक डेटा आ जाए और ये भारत सरकार के पास यूडाइस में होगा या नीपा एक संस्था है वो करेगी, वो हमें डेटा देंगे तो हम करेंगे इसमें। जी जी जी। क्योंकि मैम बीच में जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे अगर समझो बच्चा ड्रॉप आउट हो गया तो एक गैप आ जाता है उसको ट्रैक करने में, ठीक है, कि अभी अभी नेक्स्ट क्या हुआ बच्चे के साथ, मतलब वो अभी काम कर रहा है क्या कर रहा है, ठीक है, और उसको वापस एजुकेशन के स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपका अप्रोच ये रहता है कि ठीक है चलो अवेयरनेस क्रिएट करो, फिर अगर उस बच्चे ने सोचा कि हाँ मेरे को साइमल्टेनियसली पढ़ाई करनी है तो वो आपके साथ एनरोल करता है और फिर आगे बढ़ता है, राइट। हवेवर अगर स्टेट जैसे आपने अभी कहा और आपने ये इच्छा भी जताई कि अगर ऐसा डेटा आता है तो काफी बढ़िया हो जाएगा, हमें हमारी भी सोच यही है कि ट्रैकिंग काफी अच्छा हो जाएगा, राइट, कि अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि ठीक है ये बच्चा ड्रॉप आउट कर गया, तो आप रीच आउट कर पाएंगी कि क्या हुआ, किस वजह से ड्रॉप आउट कर रहे हो, हमारी तरफ से ये कोर्स है, क्या आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, राइट। तो ये डेफिनेटली शायद से हेल्पफुल रहेगा मैम। हाँ हाँ, इस पे एक्शन प्लान जैसे मैंने आप बोला कि हमने तैयार किया। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इजी एंट्री और इजी एग्जिट की बात करती है। प्रधानमंत्री जी ने भी जब भाषण दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च हुई थी, उसके बाद उन्होंने इस चीज का बात किया था, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट हो सकता है। आपने जो किया है वो क्रेडिट आपका जमा रहेगा, क्रेडिट बैंक की बात की थी। तो एनआईओएस में वो चीज जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल रही हमारे यहाँ बहुत पहले से है, क्रेडिट बैंक की व्यवस्था है कि उसने, और हमने बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा है कि इतने वर्ष के अंतर्गत वो कर सकता है, उसको हम बाद में भी मौके देते हैं, विशिष्ट जब चीजें रहती हैं। तो ये तो हमारे ऑलरेडी है, हम बच्चों को, और क्योंकि नेशनल बोर्ड है, लोगों को पता है कि वहां से नहीं कर पाने तो ओपन बोर्ड से कर दे, ओपन स्कूलिंग से कर दे, तो हमारे यहाँ आते हैं बच्चे और एक्शन प्लान भी बना हुआ है। तो ड्रॉप आउट्स के लिए समय सीमा भी है, बच्चा को जरूरी नहीं कि 5 ही विषय का एग्जाम दे, एक ही विषय का दे सकता है, फिर 6 महीने बाद वो दे दे, ऑन डिमांड दे दे 1 महीने बाद तैयारी करके। तो इस तरीके की व्यवस्था है। वो किसी भी विषय, एक विषय की भी परीक्षा दे सकता है, बाद में 2 विषय दे दे, उसमें उसको लगता है कम नंबर है तो फिर वो 1 महीने बाद डिमांड कर ले, ऑन डिमांड कर ले कि हमारी परीक्षा ले लीजिए। तो बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में। समझ गया मैम। और दो चीज के बारे में एनएपी बात करता है, एक है ऑल्टरनेटिव मेथड्स, जहाँ पे लोकल सेंटर्स क्रिएट करेंगे जहाँ पे सिविलियंस भी जो हैं, जो कि एक्रीडेटेड सिविलियंस होंगे, जो कि हेल्प करेंगे ड्रॉप आउट्स को, करेक्ट। इसके बारे में बात की गई है। और एक चीज के बारे में बात करता है, एक सेकेंड, ऑल्टरनेट रेगुलेशंस, और पहले आप इस चीज के बारे में बताइए मैम, ये जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स जो हैं उसके बारे में आप प्लीज बताइए। देखिए, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है, लेकिन अभी इस पे काम नहीं हो रहा है। इस पे करिकुलम फ्रेमवर्क में बनाया जा रहा है और इस पे हम लागू जब करेंगे तब ये काम होगा, क्योंकि करिकुलम फ्रेमवर्क पूरी तरीके से बनने के कगार पे है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो इसको किया जाएगा। अल्टरनेटिव स्कूलिंग में एक जो आप बात कर रहे हैं, मैं इंटर्नशिप पे आपको जोर देना चाहूंगी। अल्टरनेटिव स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट था,
मगर जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो उसके बाद ये माना गया कि सभी को शिक्षा का अधिकार हो, और उसमें अल्टरनेटिव स्कूलिंग जो पहले था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के बाद आया था, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बाद और आरटीई एक्ट के बाद, और वो जो प्रॉपर वर्ड जो आप यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिव स्कूलिंग, उसको खत्म कर दिया गया। अभी जो बात हो रही है अल्टरनेटिव स्कूलिंग में, ये का अर्थ ये है कि जो बच्चे मान लीजिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जिनको वोकेशनल कोर्सेस, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा गायन वादन करता है, बहुत अच्छा कुकिंग करता है, और वो उसको उस तरीके की चीजों में भी बताएं। दूसरा, कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप की बात की गई है। मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि जो स्कूल के टीचर हैं, सिर्फ उन्हीं की मेंटरशिप में बच्चों को हम क्यों छोड़ें। जैसे ग्राम पंचायत के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या संसद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों नहीं जो पूर्व में एमएलए या एमपी रह चुके हैं उनको मेंटर बनाया जाए। गांव का मुखिया क्यों नहीं उनका मेंटर बन सकता है। खेती किसानी बागवानी में किसान क्यों नहीं उनका मेंटर बन सकता है। लीगल स्टडीज का जो बच्चा है, लॉयर क्यों नहीं उसका मेंटर बन सकता है। हमारे यहाँ अभी तक जो बड़ा क्लोज्ड रहा सेटअप, एक गैप रहा, जो कम्युनिटी और स्कूल के बीच में एक गैप रहा, हमने कम्युनिटी को थोड़ा दूर रखा। कहते तो हैं कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, मगर जो स्कूल का टीचर है वही सारी चीजें पढ़ाता रहा। अब जो स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है, या करिकुलम फ्रेमवर्क में भी इसकी बात की जा रही है, और जल्दी ही ये लागू भी हो जाएगा, तब आप निश्चित रूप से देखेंगे इंटर्नशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के जो बड़े लोग हैं, अगर लीगल स्टडीज जज हैं, वकील हैं, उनको मेंटर बनाया जाए। जो किसान है वो भी मेंटर बन सकता है। माली जो है वो बागवानी के बारे में क्यों ना बताए बच्चों को। पॉटरी के बारे में गांव का कुम्हार या दूसरे लोग क्यों नहीं बताएं उसके मेंटर। एक सर्टिफिकेट या डिग्री होना मेंटर के लिए क्यों आवश्यक है। दूसरा, एक इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हम कॉर्पोरेट को बहुत दूर रखते हैं, हालांकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, वो एजुकेशन में खर्च भी करना चाहते हैं, मगर स्कूली सेक्टर में वो चीजें नहीं आती हैं। अगर हम बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं हम या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं किसी कंपनी के सीईओ को या किसी कंपनी के मैनेजर को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को, उनको हम मेंटर बनाएं। तो इस पे भी बात चल रही है। दूसरा, समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, बड़े बूढ़े हैं, या जो रिटायर्ड लोग हैं, या परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों को भी मेंटरशिप दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसकी बात की गई है कि समुदाय के लोगों, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समुदाय के लोगों से बच्चों को मिलेगा, ना कि सिर्फ स्कूल में एक लैब बना दिया, या जो टीचर उनको किताबी ज्ञान दे रहा है उसी से वो सारी चीजें देखें। समाज के बीच में और स्कूल के बीच में एक गैप तभी हट सकता है। जी जी जी। जो दूसरी बात मैं आपको पूछना चाह रहा था वो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में ही पूछना चाह रहा था, और आपने इसके बारे में ही थोड़ा ऑलरेडी बता दिया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर समझे कम्युनिटी से हमें ऐसे लोगों को लाना है जो कि इसमें हमें हेल्प करे, ठीक है, ज्यादा जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको और थोड़ा जैसे मेंटरशिप करने में हेल्प करें, तो कम्युनिटी को जो मेंबर्स हैं क्या उनको हम किसी तरीके से इंसेंटिवाइज कर पाएंगे? देखिए, कम्युनिटी को इंसेंटिव देना पे तो, इस पे तो मेरा अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक पॉलिसी क्या बनती है या किस तरीके से उसको करेंगे कि हम इंसेंटिव दें, स्कूल्स दें या सरकार दे, ये एक बाद की बात है। लेकिन जहां तक कम्युनिटी को जोड़ने की बात है, निश्चित रूप से मैं इस पे सहमत हूँ। दूसरा, जो स्कूल में गवर्निंग बॉडीज होती हैं उसमें विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, पेरेंट्स का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो गवर्निंग बॉडी है उसके अलावा करिकुलम जो बनता है उसमें हमें समाज के विभिन्न लोगों को जोड़ना होगा। हमारे यहाँ जो अभी तक की परिस्थिति थी कि जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो तक करिकुलम नहीं बनाते थे, उनसे भी नहीं पूछा जाता था, बच्चों से भी नहीं पूछा जाता था कि आखिर वो पढ़ना क्या चाहते हैं। कुछ पॉलिसी प्लानर्स, उन्होंने पॉलिसी बना दी, कुछ लोगों ने अकेडमिया के लोग जुट गए और उन्होंने अपने हिसाब से उनका करिकुलम बना दिया। एक बड़े स्तर पे पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। समाज, जिन कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, उनकी भी राय लेनी चाहिए। आखिर ये बच्चे समाज में ही तो जाते हैं,
हम ही तो एज टीचर्स डिफरेंट प्रोफेशनल्स को समाज में डिफरेंट प्रोफेशंस में भेजते हैं। आज की स्थिति ये है कि जो इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करता है उससे ज्यादा एक मैकेनिक को पता रहता है, उसे पता रहता है कि गाड़ी में क्या खराबी है उसको ठीक कर दे। इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज्यादा पता होता है, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसके पास होता है, वो रोज उन चीजों से रूबरू हो रहा है। और जो इंजीनियर है वो कंपनी में जाके सीधे एग्जीक्यूटिव बन जाता है और बैठ जाता है। तो एक प्रॉपर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर स्कूल से ही शुरू करेंगे, और मेंटरशिप अगर जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाले लोगों को दिया जाएगा, कम्युनिटी में वो जाएगा इंटर्नशिप के लिए, वो लोग उसको सर्टिफिकेट देंगे, कम्युनिटी में जाके वो सिर्फ स्कूली शिक्षा ना करे, फील्ड में जाके बच्चा करेगा, तो निश्चित रूप से कम्युनिटी के जो मेंटर्स उसके हैं, वो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टीचर्स, दीज मेंटर्स शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज टीचर्स। तो वो सारी चीजें निश्चित रूप से बच्चे का ओवरऑल ग्रूमिंग करने में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट में सहायक होंगे। मैम अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जैसे समझो अभी हमने भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ये चर्चाएं शुरू की हैं, ठीक है, और हम सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। तो कोई हमारे ऐसे मित्र हैं जो कि अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो एजुकेशन रिलेटेड जो पॉलिसी है या फिर यहाँ पे जो चल रहा है एजुकेशन में, उस चीज को लेके अभी रुचि नहीं है। हालांकि उनका बच्चा भी स्कूल में जाता है, ठीक है, लेकिन उतना प्रोएक्टिवली उस चीज में वो लोग रुचि नहीं लेते, ठीक है। हावेवर इट इज, जैसे आप भी समझती है, मैं भी समझता हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे। तो इंसेंटिव नॉट जस्ट इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, सिर्फ पैसा नहीं, कुछ और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे अगर थोड़ा जो कम्युनिटी वाले हैं उनको भी थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मुझे भी निश्चित रूप से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन हो सकता है, इंसेंटिवली, मॉनिटरीली भी भाई एक मिनिमम वो तो होता ही है हर जगह, हम जो प्रैक्टिकल में करवाते हैं तो वो भी हो सकता है। तो और उनको एक मान्यता मिल जाए मेंटर के रूप में, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट बच्चों को मिले, तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक आपने बोला कि लोगों को पता नहीं है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2016 से इस पे मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। जब स्मृति ईरानी जी हमारी शिक्षा मंत्री थी उस समय इसका ड्राफ्ट तैयार होना शुरू हुआ था, और उसके बाद लाखों लोगों से पूरे देश में राय मांगी गई थी, स्टूडेंट से भी, डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से बात की गई थी, टीचर्स से राय मांगी गई थी, और शिक्षाविदों से, दूसरे जो स्ट्रीम के लोग हैं, पॉलिटिशियन से, बहुत लोगों ने अपनी राय दी थी। और ये लाखों की संख्या में जो सजेशंस थे उनको कंपाइल किया गया था, और उसके बाद फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत मंथन के बाद बनी है। और उसके बाद भी जगह जगह कंसल्टेंसी, जगह जगह इस पे कंसल्टेशन हुआ, विचार विमर्श हुए, और उसके बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई है 2020। और इस पे अभी काम चल रहा है, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये फेज वाइज होगा, क्योंकि इतना बड़ा ये, क्योंकि यूनेस्को का जो मिलेनियम 2030 गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको इसका आधार बनाया गया है कि पूरा विश्व काम कर रहा है, तो हम भी सतत शिक्षा में काम करें। तो इसमें विभिन्न 3 चरणों में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरीके से, लेकिन ये है कि 2030 तक इसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं, और 100% स्कूली बच्चे और 60% हायर एजुकेशन में, ये हुआ है कि इसको बढ़ाना है, एनरोलमेंट रेट लाना है। तो निश्चित रूप से राय तो लोगों की ली गई है बहुत, और हम कामयाब भी होंगे। काम भी इस पे करिकुलम में बहुत तेजी से चल रहा है, मैं भी मंत्रालय में जुड़ी हुई हूँ। हम करिकुलम डेवलपमेंट से लेके असेसमेंट, जो परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए स्कूली शिक्षा में है, उस पे भी काम हो चुका है, जल्दी ही देश के सामने इसको रखा भी जाएगा। तो काम तेजी से हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, ये काफी दिनों से इस पे मंथन चल रहा है, और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम भी आएंगे। जी 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 मैम, एक एक सिचुएशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मेरे को बताइए कि ये सिचुएशन क्या मैं सही तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो मतलब ये थोड़ा क्रिएटिव सिचुएशन है, नॉर्मल ड्रॉप आउट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर समझिए एक वेल टू डू बच्चा है, ठीक है, जो कि उसको कोई दिक्कत है नहीं, उसके डैडी अभी, क्योंकि एनईपी जो है वो काफी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है चीजों को लेके, आपने क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में भी बात की। तो समझे अगर 4th स्टैंडर्ड में उसके डैडी मम्मी ने सोच लिया कि अगले 2 साल के लिए, 5th और 6th के लिए मेरा बच्चा सिर्फ कोडिंग सीखेगा और कुछ नहीं सीखेगा, ठीक है, और 5th एंड 6th के लिए वो एनआईओएस में एनरोल कर लेता है, ठीक है। तो जब भी 2 साल हो जाते हैं
और उसके डैडी मम्मी डिसाइड कर लेते हैं कि अभी उसको वापस मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में लाना है, राइट। हाँ। तो वो फोर्थ का बच्चा जिसने 2 साल ड्रॉप लिया है, उसने कोडिंग किया, साथ में एनआईओएस में फिफ्थ सिक्स्थ ये किया, तो क्या वो वापस सेवेंथ से ज्वाइन करेगा कि वापस फिफ्थ से ज्वाइन करेगा? नहीं, इसमें तो देखिए, ये बड़ा ओपन बेसिक एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई बोर्ड एज सच नहीं है। जी। बोर्ड हमारा 10th और 12th ही है। ओके। ओपन बेसिक एजुकेशन 8वीं तक का है, और अभी जनरल बच्चों में भी प्रारूप बदल गया है। जी 3+5 और +4 का वाला जो है वो अब हो गया है। जी तो इसमें आप जिस कोडिंग की बात करें, हमारा ओपन सिस्टम है। जी इसमें तो प्रौढ़ तक, मतलब 1 वर्ष, हालांकि 1 वर्ष तो मैं गलत ही कह रही हूँ, जी 3 साल से लेके 100 वर्ष तक की उम्र के भी लोग हमारे यहाँ कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जी कोई उसमें सीमा नहीं है। जी तो वो बच्चा अगर कोडिंग सीख लिया और उसके बाद वो हमारे यहाँ कहीं किसी एक्रीडेटेड सेंटर में जाके ओपन बेसिक एजुकेशन में करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो कर सकता है। जी ओपन बेसिक एजुकेशन तो सबके लिए है, खुला हुआ है, ओपन है। जी जी जी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये वो वापस समझे अगर मेन स्ट्रीम है स्कूल एजुकेशन में आना चाह रहा है, ठीक है, हाँ। समझे वापस कोई सीबीएसई स्कूल में वापस वो एंट्री लेना चाह रहा है, तो क्या उसको वापस वो 2 साल रिपीट कराएंगे कि नहीं सेवेंथ? नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि हमारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है। जी वो हमारे यहाँ से एक लेवल पार करके अगर जाएगा, जी 3+3+ इसके बाद 8वीं तक के ओके 3 लेवल है। तो जी कक्षा 3 तक का एक लेवल हुआ, उसके बाद कक्षा 6 तक का एक लेवल हुआ, उसके बाद एक लेवल कक्षा 8 तक को हुआ। जी तो वो उस लेवल में जाके ले लेगा, क्योंकि हमारा वो रिकॉग्नाइज बोर्ड है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। एआईयू ने हमें रिकॉग्नाइज किया हुआ है। जी इक्वेलेंस हमारा है सीबीएसई से या दूसरे बोर्ड से, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रथमेश, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? तो मैम, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी गिरीश। मैं जरूर, मुझे जरूर एक क्वेश्चन तो पूछना है जो हमारे भाषा लैब के संबंध में है। जी तो जी। मैं मैम आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी दिया बताया गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे राज्य है हमारे देश में जहाँ पे अलग अलग भाषाओं में शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो जब हम कहते हैं कि कोई तमिलनाडु में बच्चा जिसे तमिल में सिखाया जाता है और महाराष्ट्र में बच्चा हो जिसे मराठी में सिखाया जाता है, तो अभी हम देखते हैं कि कई सारे मेट्रो सिटीज है जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई है। यहाँ पे बहुत अलग अलग राज्यों के बच्चे भी रहते हैं और यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी होती है। जी। तो जब हमें इन बच्चों को सिखाना है, अगर हम इन्हें ओपन या फिर ऑनलाइन मोड में अगर सिखाना चाहते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि हम इन बच्चों को ना कि सिर्फ इंग्लिश में या फिर ना कि कोई एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में सिखाए, रादर हम इन्हें अगर इनके मदर टंग या फिर इनकी जो लोकल लैंग्वेज है इसमें हाँ, अगर हम इन्हें सिखा पाते हैं, तो क्या वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीख निश्चित रूप पाएंगे? से आपने मेरे मन की बात कही है, प्रश्न रखा है। आप अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का वेबसाइट क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा भाषाएं तो है ही, हमारी 18 भाषाएं सीनियर सेकेंडरी में, या 14 भाषाएं सेकेंडरी में। हम मीडियम्स हमारे यहाँ हैं, 12 मीडियम सीनियर सेकेंडरी में है, और 8 मीडियम जो है हमारे सेकेंडरी में है। न केवल भाषाएं तो है ही हमारे पास, जो तमिल माध्यम में या बांग्ला माध्यम में, मराठी माध्यम में हमारे यहाँ माध्यम है। इन पर्टिकुलर मीडियम्स में बच्चे एग्जाम देंगे और उनका असेसमेंट होगा। 8 और 12, मैंने थोड़ा सा शायद इसमें गलत बोला है, 8 माध्यमों में हमारा सीनियर सेकेंडरी है और 12 माध्यमों में हमारा सेकेंडरी है। तो बच्चे न केवल इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में एग्जाम देंगे या पढ़ेंगे, हमारा जो स्टडी मटेरियल भी है इन मीडियम्स में है।
दूसरा, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, जल्दी ही हम इंडियन साइन लैंग्वेजेस को एक भाषा के रूप में मान्यता दे रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड में दो भाषाएं हैं सिर्फ, एक इंग्लिश है और दूसरा साइन लैंग्वेज है, उसको भी एक भाषा के रूप में वो ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ एनआईओएस एक पहली संस्था है जो साइन लैंग्वेज को एक लैंग्वेज के रूप में मान्यता देगी, तो हमारे लैंग्वेज और भी बढ़ जाएंगे। दूसरा, मीडियम्स जो है, न सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दूसरे बोर्ड्स की तरह, हमारे यहाँ 14 मीडियम्स में, जैसे मैंने आपको बताया, पुस्तकें भी हैं, हम एग्जाम भी लेते हैं, इवेल्युएशन भी करते हैं। तो भाषाओं के मामले में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने 10th और 12th में एक कोर्स लॉन्च किया था 2 साल पहले, भारतीय ज्ञान परंपरा का, जो वेद है, वेदांग है, हमारे वैदिक गणित है, वो सारी चीजें संस्कृत में थी, और वो 10वीं और 12वीं में भारतीय ज्ञान परंपरा के हमने कोर्स को लागू किया था। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी आए थे एनआईओएस, और हमने ओपन बेसिक एजुकेशन, यानी बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कि प्रारंभिक स्टेज से ही बच्चों की भाषाओं का मातृभाषा में या नॉर्मल रीजनल भाषाओं में वो सीखे, तो हमने संस्कृत के अलावा उसका हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद भी किया, और 8 विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो रहा है। हमारा यह है कि न सिर्फ भारत में, विदेशों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा जाए, तो उन विदेशी भाषाओं को भी हम कैटर कर रहे हैं, और भारत की भाषाएं तो इतनी सारी हैं ही, तो भाषाओं में हमारा विशिष्ट काम चल रहा है। धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए। जी। और इसी के साथ ज्ञान परंपरा का कोर्स मटेरियल हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, विभिन्न मीडियम्स में हमारी किताबें अवेलेबल हैं, और पूरे देश के बच्चे, क्योंकि हम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हैं, तो इतने सारे राज्यों को हमें कैटर करना पड़ता है, तो सिर्फ 2 माध्यम से हम नहीं, बहुत सारे मीडियम्स में हम एजुकेशन देते हैं। सही सही बताया आपने। और इसी के साथ आपने जो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में अब तक बताया, और बताया कि जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज है, जो कई सारे प्राइवेट मोड से भी पढ़ाए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी ये जो पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, और ये कोरोना काल जो हम कहते हैं, इसमें अभी काफी हद तक जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, तो इसके आगे भी लॉन्ग टर्म में क्या आपको लगता है ऑनलाइन एजुकेशन इसी तरीके से रहेगा, और उसका जो पढ़ाने का इफेक्टिवनेस है और जो डिमांड साइड भी है वो इसी तरीके से रहेगा? देखिए, मूक्स की जो आपने बात की थी, मूक्स प्राइवेट संस्थाओं से नहीं है, वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होते हैं। तो एनआईओएस के बहुत सारे कोर्सेज मूक प्लेटफॉर्म पे हैं, मूक के द्वारा हम कराते हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी करवाते हैं, तो ये एक अलग चीज हुई। आपने जिस पेंडेमिक पीरियड में एजुकेशन की बात की, तो मैं आपको बताऊंगी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वोकेशनल और डीएलएड, ये 4 कोर्स, 4 जो हैं डिफरेंट डोमेन्स, इसमें हम ऑनलाइन शिक्षण करते हैं अपने प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल से। जो पहले स्वयं प्रभा चैनल था, अब वो प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल हो गया। सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल का भी हम अपने टेलीविजन के माध्यम से कराते हैं। साइन लैंग्वेज में भी हम इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट रखते हुए स्पेशल बच्चों के लिए करते हैं। हमारा जो सेकेंडरी कोर्सेज था, पिछले 27 मार्च को सब्सक्रिप्शन 2475 था, और व्यूवरशिप उसकी 12 लाख के करीब थी। जो कोरोना पीरियड आया, 4 जनवरी 2021 का मैं आपको डेटा दे रही हूँ, हमारे पास 52 लाख के करीब हमारे पास व्यूवरशिप आई। उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज में हमारे पास आई, साइन लैंग्वेज में 32 लाख के करीब व्यूवरशिप हुई, और प्रतिदिन 50,000 के करीब हमारे व्यूवरशिप हुए। तो इस तरीके से पेंडेमिक पीरियड में न सिर्फ एनआईओएस के बच्चे, बल्कि दूसरे बोर्ड के बच्चों ने भी हमसे लाभ उठाया हमारी शिक्षा का, क्योंकि और कोई साधन नहीं था। तो वो एनआईओएस के कोर्सेज को देखते थे, चैनल को देखते थे, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो में पढ़ते थे, मूक्स में, जैसे मैंने कहा, दीक्षा पोर्टल पे वीडियो था, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। तो ऑनलाइन मोड में निश्चित रूप से कोरोना पीरियड में ये हमारी जो डिवाइसेस हैं, हमारे डिजिटल माध्यम है, इससे बच्चों को बहुत फायदा मिला। और अभी भी हमारा रोज 8 घंटे का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 6 घंटे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी, 1 घंटा साइन लैंग्वेज में होता है, और 1 घंटा वोकेशनल कोर्सेज का होता है। जी जी जी, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा।
और आप भी अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, उषा मैम अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो आप प्लीज पूछिएगा। मैं थोड़ा आपको पूछना चाह रहा था कि एनईपी से रिलेटेड आप काफी हाई लेवल मीटिंग्स में भी बैठती होंगी। आप थोड़ा बता पाएंगे कि फिलहाल क्या स्टेटस है मैम, कहाँ पे मतलब क्या चल रहा है अंदर बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा है? देखिए, करिकुलम में तो जो देश के जनरल बच्चों का करिकुलम है उसको एनसीईआरटी बना रहा है। जी। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है परख, असेसमेंट के लिए क्या होगा, जो करिकुलम बनाया गया उसको हम असेसमेंट कैसे करेंगे, जी। उसका काम कंप्लीट हो चुका है। ओके। जल्दी ही वो देश के सामने उसको लाया जाएगा, हम लोग उस समिति में थे। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आपने कहा कैसे हम पहुंचे, विभिन्न जो ऑटोनोमस बॉडी है उनको काम बांटे गए हैं। जैसे इंक्लूजन के में क्या काम करना है, स्पोर्ट्स में क्या काम करना है, करिकुलम में क्या काम करना है, तो एनसीईआरटी और एनआईओएस मिलके बहुत, जैसे उषा जी हैं वो एडल्ट एजुकेशन का भी काम देख रही हैं, एनआईओएस को बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, तो उनपे भी हम हमारी ये है कि हम किस तरीके से चीजों को करें। तो करिकुलम में ये सारी चीजें हो रही हैं, असेसमेंट में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में कैसे हम ट्रांजैक्शन करें इसका एक्शन प्लान बन रहा है। और हर महीने की 25 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक पोर्टल है, उस पे हम अपना प्रोग्रेस जो हमें टास्क मिला है उसको अपलोड करते हैं। तो बहुत तेजी से काम हो रहा है, बिल्कुल इंतजार करिए। देश के सामने जल्दी ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी और हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो